नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अधिगम के क्रिया प्रसूत सिद्धांत के बारे में। और जैसा कि साथियों आप जानते हो कि अधिगम शब्द का अगर हम अर्थ जाने तो यह हमें मिलेगा कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना, कि किस प्रकार बालक को सिखा कर उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना। हाँ, आपको यह बात मैं पहले बता दूं कि अधिगम वहाँ ही माना जाएगा जहाँ बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा। अगर परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो वो अधिगम नहीं माना जाएगा। तो साथियों, कई अलग अलग विद्वानों ने अधिगम के अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से एक क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो स्किनर द्वारा दिया गया था, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और उसकी बारीकियों को समझेंगे। जैसा कि आप सभी के पास किताबें वगैरह, गाइड्स वगैरह होगी तो आप उसमें से यह सिद्धांत पढ़ लेते होंगे और सीधा याद करके और उसके बाद में उसके मूल अर्थ को नहीं समझ पाते। उसके बाद एग्जाम में कोई इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आता है तो वहाँ हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि एग्जामिनर अलग तरीके से उस प्रश्न की भाषा बदल देता है। तो साथियों, मेरा वीडियो देखने से पहले आप एक बार इस क्रिया प्रसूत या सहक्रिया अनुबंधन सिद्धांत को गाइड या पुस्तक में से पढ़ लेवें। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूर्णतया इस वीडियो में इस सिद्धांत की बारीकियों को सीखने को मिलेगी। तो जैसा कि नाम से प्रतीत है कि क्रिया प्रसूत या सहक्रिया अनुबंधन, क्रिया का मतलब क्या होता है? कार्यात्मक। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं तो कार्यात्मक, अगर हम सक्रिय हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं हम, क्रिया अनुक्रिया, तो इस सिद्धांत के नाम से ही अपने को ये पता लग रहा है कि इसमें स्वाभाविक सक्रिय स्थिति के अंदर इस सिद्धांत को बताया गया है। तो साथियों, हम देखते हैं कि इस सिद्धांत के जो उपनाम है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, इसका उपनाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। दूसरा नाम है नैमित्तिक अधिगम, जिसको इंस्ट्रूमेंट लर्निंग भी कहते हैं। और तीसरा जो इसका उपनाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो ये तो इसके हुए उपनाम। अब हम यह जानते हैं कि इस सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया। 1938 ईस्वी में अमेरिका के विद्वान B.F. स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया? चूहे और कबूतरों पर प्रयोग किया और अधिगम कैसे होता है इसको बारीकियों से जाना। तो इसका जो प्रयोग है वो आप पुस्तक या गाइड में से अच्छी तरह पढ़ लेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से चूहों पर प्रयोग किए। जैसे चूहे को एक बॉक्स में डाल दिया गया, वो बॉक्स का चारों साइड से जो बंद था बिल्कुल, तो उस बॉक्स को इन्होंने नाम दिया कि स्किनर बॉक्स। हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बॉक्स का नाम क्या था, तो स्किनर बॉक्स। तो उस बॉक्स को चारों तरफ से बंद कर दिया गया और उसमें एक लीवर लगाया गया था बॉक्स के अंदर, और कहीं भी चूहे को आने जाने को जगह नहीं थी। तो
चूहे ने उस बॉक्स में कुछ देर तो इधर उधर कूदता रहा। जब उसको भूख लगी तो उसे एक स्वाभाविक स्थिति में भोजन की आवश्यकता हुई। आवश्यकता होने पर वह और इधर उधर भागने लगा। तो खोज रहा था, भोजन की तलाश में था वो। तो क्या है कि बाई चांस उसका जो पैर है उस लीवर पर पड़ा। उस लीवर पर पड़ते ही ऊपर छत की साइड में एक जगह थी जहां से जो बॉक्स का कवर हटकर ऊपर से प्लेट में कुछ जो भोजन था वो नीचे आ गया और वो ऑटोमेटिकली बॉक्स ऊपर से बंद हो गया। तो भोजन कर लिया चूहे ने। उसके बाद फिर वही स्थिति धीरे धीरे फिर वो कूदता रहता। तो बाई चांस उसका पैर है जो पंजा है जो उस लीवर पर पड़ जाता, तो उसी प्रकार वो भोजन अंदर आया था। तो थोड़े दिनों बाद में वह धीरे धीरे, पहले तो शुरुआत में ज़्यादा गलतियां करता था, ज़्यादा कूदता रहता था बॉक्स में, और धीरे धीरे उसकी जो गलतियां थी कम होती गई और उसे सकारात्मक पुनर्बलन मिलने लगा। अर्थात उसे ये लगने लगा कि यहाँ मैं अगर पैर या पंजा रखूँगा तो भोजन आएगा। तो वो भोजन एक पुनर्बलन के रूप में आता था। तो साथियों, अब हम इसमें ये चर्चा करेंगे। ये जो प्रयोग है आप इसे पुस्तक में अच्छी तरह से एक बार पढ़ लें। ये जो मैंने वीडियो बनाया है इसमें बिल्कुल इसकी बारीकियों को समझाया गया है। अब देखिएगा कि स्किनर ने 2 अनुक्रियाओं का उल्लेख किया। कौन कौन सी? एक तो प्रकाशित अनुक्रिया और एक है उत्सर्जित अनुक्रिया। अब देखिएगा कि प्रकाशित अनुक्रिया, स्किनर ने यह बताया कि प्रकाशित अनुक्रिया वो होती है जिसमें उद्दीपक पहले सामने रखा जाता है, जिस पे अपने प्रयोग कर रहे हैं, जैसे चूहे पर कर रहे हैं। तो उद्दीपक क्या होगा? भोजन। तो वो सामने रखा जाता है और रिस्पॉन्स होता है जो अनुक्रिया, वो बाद में होती है। इसको तो कहते हैं प्रकाशित अनुक्रिया। और एक दूसरी अनुक्रिया है उत्सर्जित अनुक्रिया, जिसमें कि रिस्पॉन्स और स्टिमुलस। तो क्या है? ये थ्योरी है। ये जो प्रकाशित अनुक्रिया है ये SR थ्योरी पर आधारित है। SR का मतलब है कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, अर्थात हिंदी में उद्दीपक अनुक्रिया। तो पहले इसमें इस जो अनुक्रिया में उद्दीपक आएगा, उसके बाद में अनुक्रिया होगी। और जो उत्सर्जित अनुक्रिया है उसमें RS थ्योरी पर आधारित है यह प्रक्रिया। इसमें रिस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया पहले होगी और स्टिमुलस का मतलब क्या है कि उद्दीपक बाद में आएगा। तो साथ ही आपको यह बात मैं बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर कर दूं कि स्किनर ने जो अपना अधिगम का सिद्धांत दिया वह इस उत्सर्जित अनुक्रिया पर आधारित था। जैसा कि हम जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने जो अधिगम का सिद्धांत दिया था वो SR थ्योरी पर आधारित था, जिसमें कि उद्दीपक बिल्ली के सामने क्या है, मछली को मतलब उद्दीपक के रूप में सामने रखा गया और उसने अनुक्रिया की सामने उद्दीपक को देखकर। और यहाँ स्किनर ने जो थ्योरी अपनाई है वो RS की है, मतलब पहले रिस्पॉन्स अनुक्रिया, उसके बाद में जो उद्दीपक आया। जिस प्रकार मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले वो अनुक्रिया करता है, उद्दीपक का उसे पता नहीं होता, बॉक्स तो बिल्कुल बंद होता है चारों तरफ से। तो साथियों, सबसे बड़ी बात है इस सिद्धांत के अंदर कि स्किनर ने उत्सर्जित अनुक्रिया मतलब RS थ्योरी पर यह सिद्धांत बताया। अब देखिएगा इसकी और अच्छी बातें हम नोट करते हैं कि थॉर्नडाइक की SR थ्योरी को RS में बदला। तो यहाँ इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि जो थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत की S और SR थ्योरी थी उसको स्किनर ने RS में बदला। अनुक्रिया जो प्राणी वातावरण में रहकर ऐच्छिक तौर पर करता है उन्हें क्रिया प्रसूत कहा गया। क्रिया प्रसूत का मतलब होता है कि वातावरण में एक्टिव रहकर स्वाभाविक ऐच्छिक तौर पर जो क्रिया करता है, ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो क्रिया कर रहा है वो उसको क्रिया प्रसूत कहा गया।
लीवर दबाने की अनुक्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है। जो इस प्रयोग में क्या है, लीवर दबाने की अनुक्रिया है जो वो भोजन प्राप्त करने में निमित्त है। अब देखो इसका जो एक अन्य नाम था ना नैमित्तिक सिद्धांत, तो ये नैमित्तिक शब्द बना किससे, निमित्त शब्द था उसमें एक प्रत्यय जोड़ा तो नैमित्तिक बन गया। नैमित्तिक एक प्रकार से हम साधन के रूप में ले सकते हैं, संरचनात्मक के रूप में ले सकते हैं इसका अर्थ कि जिस प्रकार ये जो लाइन मैंने आपको बताई कि लीवर दबाने की जो अनुक्रिया है वो भोजन प्राप्त करने का एक निमित्त है, मतलब साधन है, या इसको हम इसका लक्ष्य भी मान सकते हैं। अब देखो अभिप्रेरणा पर आधारित यह जो सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का वो अभिप्रेरणा पर आधारित है, पुनर्बलन पर आधारित। अब देखिएगा कि अभिप्रेरणा पर आधारित कैसे, जैसे बालक को सबसे पहले हम अभिप्रेरणा देंगे, उसके बाद में क्या है व्यवहार में परिवर्तन अपनी इच्छा अनुसार उसे डाल सकते हैं। अब देखो पुनर्बलन पर आधारित ये जो सिद्धांत है पुनर्बलन पर आधारित है, तो पुनर्बलन का जो संकेत है वो इस सिद्धांत में क्या है कि जैसे भोजन आया लीवर दबाने के बाद, तो वो भोजन है यहाँ उद्दीपक का काम नहीं कर रहा, वो यहाँ पुनर्बलन का काम कर रहा है। तो पुनर्बलन भी दो प्रकार से होते हैं, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक। अब देखिएगा कि पुनर्बलन कैसे होना चाहिए, बालक का सकारात्मक होना चाहिए। अगर सकारात्मक पुनर्बलन हो रहा है तो बालक में अच्छाइयाँ आएगी और अच्छी बातें सीखेगा, अच्छी आदतें सीखेगा, और नकारात्मक पुनर्बलन होगा तो क्या है वो बुराइयों को छोड़ेगा, त्याग देगा बुराइयों को। तो क्या है कि नकारात्मक में तो पुरस्कार तो नहीं आता, लेकिन दंड स्वरूप जो भी प्रक्रिया होती है या नेगेटिव होता है जो वो नकारात्मक में होता है, सकारात्मक में प्रशंसा होती है या पुरस्कार होता है, तो ये चीजें आती है सकारात्मक में। तो अभिकर्मित अनुदेशन पर आधारित आपने पढ़ा होगा कि अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है कि छोटे छोटे पदों में किसी भी विषय को बांटकर अध्ययन कराना या सिखाना, उस सिद्धांत पर यह आधारित है। मनोवैज्ञानिक वातावरण, जो चूहे के बॉक्स में जो वातावरण था वो मनोवैज्ञानिक था, मतलब उसने अपनी इच्छा अनुसार उछल कूद की और जब उसको भोजन की आवश्यकता हुई तो ज़्यादा इधर उधर कूदने लगा। तो एक मनोवैज्ञानिक तरीके से उसने जो पुनर्बलन लिया। अपेक्षित व्यवहार की प्राप्ति, तो क्या है कि माता पिता सोचते हैं कि अपने बालक का व्यवहार हो बहुत ही अच्छा हो, तो अच्छे व्यवहार की जो उपेक्षा की जाती है उस अपेक्षा के लिए उसे डाला जाता है सकारात्मक पुनर्बलन के द्वारा। समय अनुक्रिया उद्दीपन से संबंध नहीं। तो क्या है कि इसमें ये चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि समय अनुक्रिया करता है बालक और उद्दीपन से संबंध नहीं होता है इसका, क्योंकि इसका संबंध किससे होता है आपको बताया ना, पुनर्बलन से संबंध होता है इसका, उद्दीपन से नहीं होता। तो हम सारी जो इस अधिगम के सिद्धांत की बारीकियां जानने के बाद साथियों आपने यह जरूर जान लिया होगा कि जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था स्किनर का, इसमें उन्होंने सबसे पहले अनुक्रिया का होना बहुत ही आवश्यक माना। अनुक्रिया के बाद में उसे पुनर्बलन मिलता है, और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है थारंडाई के सिद्धांत में होता है, वहां पे उद्दीपन पहले मिलता है और पुनर्बलन बाद में मिलता है। तो साथियों आपने इस अधिगम के सिद्धांत के बारे में जाना। अगर आपको अच्छी तरह से यह टॉपिक समझ में आ गया हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। साथियों आपसे निवेदन है कि मेरा ये जो YouTube चैनल है इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को बताएं, ताकि मैं उत्साहित होकर आपके लिए मनोविज्ञान के अन्य वीडियो भी जल्द से जल्द ला सकूं और उनकी बारीकियों के बारे में जाना जा सके।
नमस्कार साथियों, धन्यवाद।